आप खुद ही सोच के देखो ना। न्यूट्रिशन के बिना जिंदगी चल सकती है क्या? खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, लाइफ इसी की साइंस पे ही चलती है। मिनरल्स ये हैं जिनको ये शरीर जानता है, पिज्जा बर्गर कुछ नहीं जानता। लेकिन ये बड़ा ढीठ आदमी है पेप्सी। ये कहता है भाई मैं काम अपना तभी करूंगा, मतलब प्रोटीन तोड़ने वाला काम तभी करूंगा कब? जब मीडियम मेरे जैसा होगा, जैसा मुझे माहौल चाहिए। अगर वैसा नहीं मिला तब भैया मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसका माहौल कैसा चाहिए उसे? एसिडिक। यार हर दिन हम खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इतने सारे हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खेलना हो, पढ़ना हो, सोना हो, उसके लिए हमें ताकत कहाँ से मिल रही है? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में है और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग चैप्टर है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें हमारे शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों से रूबरू करा रहा है। आप जो खा रहे हो वो इतने सारे फंक्शन कैसे, आपको एनर्जी कहाँ से दे रहा है कि आप इतने सारे कार्य कर पाओ? खा रहे हो वो कैसे एनर्जी बना रहा है, फिर कहाँ से वो वेस्ट प्रोड्यूस, वेस्ट की तरह बॉडी से रिलीज हो रहा है, किस किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। इतने सारे मल्टीपल, इस स्किन के अंदर, इस त्वचा के अंदर इतने सारे ऑर्गन मौजूद है। हमारी हार्ट है, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। वो कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और कैसे हमारी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा। आप बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा पिक्चर देख रहे हैं, ऑब्वियसली देख के तो मन मचल ही जाता है। पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है। बेचारा कोने में सलाद भी हमारा थोड़ा रो रहा है, क्योंकि इन सब के बीच में वो जनरली अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, बट स्टिल ठीक है। तो यही इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है चैप्टर का नाम, जिसमें हम इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सिचुएशन से हम समझें इस चैप्टर को तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। भाई एक गाड़ी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, वो गाड़ी क्या है भाई? आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ट्रू। अब उस गाड़ी को क्या चाहिए? फ्यूल। चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो, डीजल की गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक की व्हीकल क्यों ना हो, अगर उसमें वो फ्यूल ना डालो तो क्या वो अपना कार्य कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भाई आपकी गाड़ी में इंजन है, इंजन को इंजन ऑयल चाहिए होता है समय समय पर, गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए, कूलेंट चाहिए, ना जाने क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ें उसे प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो वो अपना कार्य करना बंद कर देगी, और एक समय में वो चाहे कितनी अच्छी क्यों ना गाड़ी क्यों ना हो, वो एक डब्बा बन के रह जाएगी। सही बात है। सेम उसी तरह से भाई हमारा ये शरीर भी है। अगर इसकी सर्विसिंग ना हो, इसको खाना ना मिले, इसको पानी ना मिले, तो भाई ये अपना काम करना बंद कर देगा। काम क्या है भाई? क्या है? आप एक स्टूडेंट लाइफ में आप खा रहे हो, अभी खेल रहे हो, सोओगे, पढ़ रहे हो, या जो भी अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रखा है, उन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये सब एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों से तो मिलती है। यानी अगर ये हमें पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फिर हम पीछे होते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है भाई। डायग्राम को अगर आप देखो, इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है भाई? ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चों को खेलना है, सोना है, पढ़ना है। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी के लिए हम किसकी बात करते हैं? फूड की। तो फूड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें अलग अलग चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो हमें इन्हीं फूड पार्टिकल से, इन्हीं भोजनों से मिलने वाला है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं उसमें हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की भी हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं। हम सबको फूड, हम सबको एनर्जी चाहिए दिन भर के कार्य करने के लिए। लेकिन जो एनर्जी को हम ले रहे हैं, एनर्जी जो हमारी बॉडी में बन रहा है, उसका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। जैसे भाई प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, है ना। आपने जरूर अपनी लाइफ में, आप 10th क्लास में हैं तो आपने जरूर प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना ही होगा।
इवन कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, इस लेक्चर को सुन रहा है, तो उसने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का नाम अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। इन सब में हम पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब का नाम सुनते हैं, जिनसे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ऑब्वियसली एनर्जी बना रहे हैं अपने दिन भर के कार्य करने के लिए, उनको भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। लेकिन हमारा तरीका ऐसा नहीं है ना, हम डायरेक्ट सनलाइट को कंज्यूम कर रहे हैं और उससे एनर्जी बना रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सनलाइट की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, लेकिन हम उसे एज अ डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे, है ना। तो हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, टू फॉर्म एनर्जी। ऊर्जा का बनाना ही क्या है? शरीर का कार्य है। ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। किसी भी चैप्टर की शुरुआत ना उसके नाम से करना चाहिए कि भाई एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, उसका इंडिकेशन कहाँ है, वो कहाँ ले जाना चाहता है, किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता है, ये सभी चैप्टर के हमेशा नाम में ही लिख छुपा होता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ प्रोसेस? भाई जैव प्रक्रम क्या है? इट इज अ बेसिक फंक्शन, मूलभूत कार्य है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो क्या करती हैं, दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। सिंपल शब्दों में, किसी भी जीव को, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आपका कोई पेट है, कुछ भी है, उन सभी को जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए जिन जिन क्रियाओं को हमेशा करना पड़ता है, जो शरीर हमेशा परफॉर्म कर रहा होता है, उन सभी को हम बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसका मतलब ये शायद ये भी इंडिकेट नहीं कर रहा कि अगर ये फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दें, इनमें से जिन भी अभी हम क्रियाओं के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, अगर वो प्रॉपर वे में फंक्शन करना बंद कर दें, खत्म कहानी, वो सीधी वाली लाइन आ जाएगी। नहीं, यानी इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्या? लाइफ, जीवन, और उससे जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं, प्रोसेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम समझेंगे किन किन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है हमें, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहला आप टर्म देखते हो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है सिंपली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, पेड़ पौधे हैं, जंतु, कोई भी, वो केमिकल प्रोसेसेस, रासायनिक प्रक्रियाएं जो शरीर में एनर्जी को बनाने में या फिर अलग अलग ऑर्गन्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं, वो कहलाती है हमारी मेटाबॉलिज्म या बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो केमिकल चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शंस, चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रही है, हमारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने में मदद करेंगी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है, उन प्रोसेसेस को कैसे बन रही है, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, जब भी हम इस मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो दो टर्म आते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं उपचय और अपचय। ठीक है भाई। कैटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस। भाई क्या है ब्रेकिंग डाउन? ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कोई टूटने की बात हो रही है। क्या टूटने की बात हो रही है? भाई हमारे शरीर को ना पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं पता। उसे नहीं पता कि तुम एकदम बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, या आप आलू के पराठे खा रहे हो, या आप सैलेड खा रहे हो। उसे इन सब चीज़ों को नहीं पता, वो जानता ही नहीं है ये क्या। हाँ, हमारा मन जानता है ना। ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बट हमारे शरीर को नहीं पता। हमारे शरीर को क्या पता है? प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये हैं जिनको ये शरीर जानता है। पिज्जा बर्गर कुछ नहीं जानता। ज़्यादा घटिया माल खाओगे तो फिर ये नाराज हो जाता है, और नाराज हो जाता है तो भाई कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ हुआ होगा, कितना दर्द देता है। खैर, सो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस, मतलब जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो बाहर से, उसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ के एनर्जी बनाई जा रही है। कैटाबॉलिक में एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ऊर्जा यहां पर बन रही है। सही है। ठीक है भाई। जैसे आपने खाना खाया, आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स।
चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आपको कार्ब्स मिल रहे हैं। कार्ब्स बहुत नाम सुनते हैं ना हम, कार्ब्स ना, आजकल जिम फ्रीक बहुत चल रहा है, तो कार्ब्स, कार्ब्स शब्द वही कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स आ गया, ठीक है। अब इससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और वो हमारे शरीर में एनर्जी बना रहा है, तो अब वो एनर्जी ही तो हमें काम करने में मदद करेगा। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो हमारी बॉडी में एनर्जी बना रहे हैं, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगी। क्लियर है? वो क्या कहलाएगी? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगी। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? बिल्डिंग अप प्रोसेस। बिल्डिंग अप मतलब क्या है कि छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स या एक लार्ज सब्सटेंस को बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक, कैटा ब्रेक हो रही है वहां पे, ठीक है। एनाबॉलिक मतलब चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड को फॉर्म करने के लिए जो छोटे छोटे प्रोटीन्स के जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं क्या? एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? इनमें क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक में आपकी एनर्जी फॉर्म हो रही थी, यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे एनर्जी जो है वो क्या होगी? यूज हो रही होगी। एनर्जी यहां पे यूज हो रही है इस प्रोसेस को करने के लिए, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है जो हमें दिन भर के कार्य करने में मदद कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, इस चैप्टर में क्या क्या प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 4 प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और इसी पे ही पूरी लाइफ डिपेंड करती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या? पोषण। दूसरा हमारा प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज योर रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि संवहन, और चौथा है हमारा एक्सक्रीशन, जिसे हम बोलते हैं क्या? उत्सर्जन। भैया यही 4 प्रक्रियाएं हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई स्टिल रिमेंबर, एक बच्चे ने पूछा था भैया कि रिप्रोडक्शन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए। मैंने कहा बिल्कुल भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन जो आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा, ऑब्वियसली आप पढ़ने वाले होंगे, तो वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस ही उससे, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो तो कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट कैसे करेगी? ट्रू। लेकिन क्या लिविंग रिप्रोडक्शन से ही आप सरवाइव कर रहे हो? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो हाँ मर जाओगे, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये 4 प्रक्रिया, आप खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ट्रू है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि अभी एक समय नहीं खाना खाया तो मर जाएंगे, नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, आप लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे तो आप डेफिनेटली बॉडी आपकी नहीं चलेगी, आप सीधी लाइन आ जाएगी तुम्हारी। रेस्पिरेशन, सांस बंद कर, श्वास लेना बंद कर दो, खत्म कहानी। ट्रांसपोर्टेशन, भाई चीजों का संवहन ही नहीं हो रहा, चीजें एक जगह से दूसरी नहीं कर रही, तुम्हारा हार्ट सीधा हो गया, धड़कना ही बंद कर दिया, खत्म कहानी। एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीज ही नहीं हो रहा है, बस कुछ समय बाद आपकी बॉडी भी फंक्शन करना परफॉर्म करना बंद कर देगी। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो डेली लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है। रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही खत्म हो गई है, हाँ वो जाति खत्म हो जाएगी, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इससे किसी भी जीव के जीवन निर्वाह पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इन चारों से पड़ता है, अगर ये नहीं होंगे सही से तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला भैया, दैट इज न्यूट्रिशन। 4 भाइयों के बारे में, 4 भाइयों की कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टरों में, कि कैसे वो एक परिवार को, परिवार मतलब ये जो शरीर है उसको कैसे चला रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी पोषण। स्टार्ट करते हैं भाई, पोषण क्या है। आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये है फूड चेन का, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे घास दिखाई दे रही है, ठीक है। इस घास को, जिसे हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है चीजों का, इसको खाया ग्रास होपर ने, है ना। फिर उसको खा लिया किसी चिड़िया ने, बर्ड ने, उसको खा लिया किसी सांप ने, सांप को खा लिया उल्लू ने। अब उल्लू खा खा के बूढ़ा हो गया बेचारा, मर गया।
मर गया तो भाई क्या होगा? आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानवर वगैरह खत्म हो गया, या कोई पेड़ वेड़ गिर गया है, ऑब्वियसली मर गया होगा वो, है ना, डेड है, तो क्या होगा? वो सड़ने लगेगा। सड़ने के बाद अगर कोई, आपने कोई देखा होगा कभी कहीं पे नोटिस किया कि हाँ कोई जानवर मरा हुआ था, लेकिन अब कुछ ऐसा, स्किन एकदम गल रहा था वो एरिया, लेकिन अब क्या है, बस हड्डी हड्डी जैसा कुछ दिख रहा है। तो कहाँ चला गया वो? बेसिकली वो डिकम्पोज हो चुका है। यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम डिकम्पोजर बोल रहे हैं, उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को, जो पूरा मांस वगैरह है, जो खाल वगैरह है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज होके कहाँ पे मिल चुकी है? मिट्टी के द्वारा। तो वो वाले काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर। देखो सब क्या कर रहे हैं? फूड को कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए। भाई इसको यहां से एनर्जी मिल रही है, इसको यहां से एनर्जी मिल रही है, इसको खाया, ब्रेक किया और यहां से एनर्जी ली, ये यहां से ले रहा है, ये यहां से ले रहा है, हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? हमारे प्रोड्यूसर। तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं प्रोड्यूसर से शुरुआत करें? तो बिल्कुल हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? स्वपोषण। ऑटो, ऑटो, ऑटो ड्राइवर, ऑटो मतलब स्व, स्वयं, स्वयं, स्वयं द्वारा जो पोषण ले रहा है, यानी स्वयं द्वारा, अपने द्वारा ही वो एनर्जी बना रहा है। अब आप कहोगे भैया मैं भी तो अभी खुद ही मैगी मैगी बना के आई हूँ, या मैगी बना के आया हूँ, है ना, वो भी तो ऑटोट्रॉपिक हुआ। भाई ठीक है मैगी तुम खुद ही बना रहे हो, पता है तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो मैगी जो आप बना रहे हो, या जो आपने सब्जी रोटी जो भी आपने बनाई है, वो आटा कहाँ से आया? वो आटा तो आपने नहीं बनाया ना, जो गेहूं से आटा बन रहा है वो गेहूं किसने बनाया? आपने बनाया क्या? नहीं। हाँ, आपने गेहूं जो मिला आपको, एग्रीकल्चर, जो खेतों से आपने गेहूं लिया, पेड़ से आपने सेब तोड़ा, उसका जूस बना लिया, जो भी बना लिया आपने, वो उसके बाद आपने उसमें बदलाव लाए ना, लेकिन जो मेन चीज थी वो आप बना रहे हो क्या? नहीं। वो तो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पेड़ पौधों की मदद से मिल रहे हैं ना, या और जानवरों से, अगर हम मिल्क वगैरह की बात करें, वो हमें जानवरों से मिल रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधों की जब हम बात करेंगे, या उनसे मिलने वाली जो चीजें हैं, तो वो उस चीज को डायरेक्ट बना रहे हैं, वो आपने नहीं बनाया, तो इसलिए हम पहले उनको बोलते, तो वो ऑटोट्रॉपिक है। हम ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हम स्वपोषण नहीं करते, स्वयं द्वारा अपना खाना नहीं बनाते। खाना बनाना वो प्रोसेस नहीं है, खाना मतलब जो फूड कंज्यूम कर रहे हो वो कौन बना रहा है? नहीं। सो what do we mean by autotrophic nutrition? So it is used by green plants and some bacteria. सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रक्रिया है सिर्फ पेड़ पौधे ही करते हैं, मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे ही सिर्फ अपना खाना बनाते हैं, नहीं। कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं, है ना, दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड्स बाय देमसेल्व्स। ओके, सो दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। भाई ये अपना खाना कैसे बना सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। कौन? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव या जंतु जो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस नो डाउट आपने पहली बार नहीं सुना है। आपने अपनी जो भी एज है आपकी, या जो भी क्लास में हो आपने जरूर, या 10th क्लास के मोस्टली बच्चे देख रहे होंगे, या कोई और भी अगर इस लेक्चर को देख रहा होगा, आपने जरूर इसके बारे में सुना है, लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस कह रहा हूं, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब इसमें हमें समझना है कि भाई वो खाना बना कैसे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है पेड़ पौधे किसको कंज्यूम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो कंज्यूम करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले रहे हैं। पानी, जो जड़े हैं, जड़ों से मिट्टी मिल रही है, अभी सारा एक एक चीज देखेंगे, कैसे पानी आ रहा है, कैसे क्या चीज आ रही है, ये सब देख रहे हैं इस चैप्टर में हमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट कौन सी वाली? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। और प्लांट्स में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। तो जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में विद क्लोरोफिल, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो वहां पे बनता है क्या? C6H12O6, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का ये केमिकल फॉर्मूला है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी ये जो बाय प्रोडक्ट हमें मिला है,
इसी का ब्रेक डाउन होगा और शरीर में क्या बनेगी, एनर्जी फॉर्म होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा। और इसी रिएक्शन को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसको हमने वर्ड में भी लिख रखा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll they form glucose and oxygen and this process is known as photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण। इसको आप वर्ड के फॉर्म में भी इस अभिक्रिया को लिख सकते हो। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया, आपने ये रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है, नो मैटर व्हाट। ओके, क्या है फोटोसिंथेसिस? जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो हमें बस ये चारों एक पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, बस आपको चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा क्या क्या है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, रॉ मटेरियल्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल जिनसे ये प्रकाश संश्लेषण हुआ, क्या था रॉ मटेरियल? देखो अभी क्या रिएक्शन में थी, कार्बन डाइऑक्साइड था और क्या था, वाटर था। सो दीज आर द रॉ मटेरियल जिनसे ये प्रकाश संश्लेषण, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो होगी, बिल्कुल क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता, मौजूद होता है उनमें, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है उसकी मदद से ये रिएक्शन हो रही है। लेकिन रिएक्शन कर कौन रहे हैं, किनके बीच में रिएक्शन हो रहा है? वो हमारे रॉ मटेरियल्स है, जो कि कौन है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। सो दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू परफॉर्म द प्रोसेस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब कहां पर हो रहा है प्रकाश संश्लेषण? जहां पर भी क्लोरोफिल मौजूद है, जो आपका लीफ, ग्रीन लीफ वाला जो एरिया है, जहां पे आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है, वहां पे ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हुए हमें वहां पे दिखाई देती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? यही तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सन की जो लाइट है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है ताकि ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो पाए। तो ये हमारा क्या है, यहां पे केमिकल रिएक्शन, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट क्या कर रहा है, एक वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है हमारा फॉर्म हो जाए। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई मेन इवेंट क्या क्या है हमारे? मेन इवेंट अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, क्या क्या मेन इवेंट है? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं भाई, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। दूसरा मेन इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल, है ना भाई। ये हमारे पेड़ है, ऑब्वियसली मेरी डायग्राम बहुत घटिया ही रहती है ना। ये पेड़ है और यहाँ पे हमें दिख रही है कि जड़ें हैं, रूट्स जो होती है दे आर वेरी डीपली इन रूटेड, है ना, इन द सॉइल। अब वो जड़ें हैं, अंदर है मिट्टी के, वो क्या करेंगी भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। तो दूसरा क्या इवेंट हो रहा है कि रूट्स यानी जड़ों के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जल को अवशोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा, ठीक है। तीसरा इवेंट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा या सनलाइट की मौजूदगी में, जो सनलाइट है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ, ऑब्वियसली एनर्जी का फॉर्म है, बट हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है ना, सनलाइट की एनर्जी। वो क्या कर रहा है, वो इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए और हमारा बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए, ठीक है। तो ये तीन इवेंट हमें यहाँ पे साथ में देखने को मिलते हैं। अच्छा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि लास्ट फाइनल इवेंट क्या होता है कि फाइनल इवेंट में जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो हमें ग्लूकोज मिल जाता है और ग्लूकोज के साथ साथ क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सोर्स कहां से मिल रहा है, ऑब्वियसली सूरज से मिलेगा। क्या है ये, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो उसे किसमें कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। तभी हमारा बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और क्या कंपोनेंट है हमारा, वाटर एंड मिनरल। भाई हमें पता है, हम हमेशा से इस बात को सुनते आए हैं कि जड़ें हैं वो पानी को अवशोषित करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब वाटर में ही तो मिनरल्स मौजूद हैं, तो अगर पानी भैया ऊपर चढ़ेगा तो मिनरल भी तो कहेगा हाँ जहां तू वहां मैं, तो वो भी उसके साथ साथ आ जाएगा। कहां से, रूट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल को और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या है ये,
एक्ट एज अ रॉ मटेरियल की तरह ये बिहेव करता है। दूसरा हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वाया स्ट्रोमेटा। अभी हम स्ट्रोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रोमेटा क्या है, कैसे क्या काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, और भी बहुत सारे कार्य वो वहाँ पे कर रहा है। कौन है कार्बन डाइऑक्साइड, दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल, अभी हमने इसके बारे में यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आपने ऑब्वियसली 9th क्लास में हमारा एक चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ते हैं ना क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हम पढ़ते हैं दो चीज, है ना, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। प्लास्टिड, बेसिकली प्लास्टिड जो है वो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ही तो हमने पढ़ा था ना क्लोरोप्लास्ट, तो सेम वही चीज है कि क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है कौन, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्या कर रहा है ये, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। कैसे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि एक फॉर्म ऑफ हीट है, और उस हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और तब जाके हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ये इन इमेजेस को ध्यान में रखोगे ना, आपको तो भी टॉपिक याद रहेगा। रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ ये रॉ मटेरियल, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको इस पीडीएफ को दोबारा देखना है, आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्लो है तो आप इसको फास्ट मोड में जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये स्लो चल रहा होगा। ऑब्वियसली लेक्चर में काफ़ी तेजी बोल रहा हूँ, आई होप। बट हाँ, आपको क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को फ्रीक्वेंटली देखते रहना है। जितना ज्यादा आपके आंखों के वो सामने रहेगा, टॉपिक लंबे समय तक आपको ध्यान में रहेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अगला है हमारा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं ना, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। तो इट अकर्स इन 2 मेन स्टेजेस, एंड व्हाट आर दीज, द फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब ये वो स्टेज है जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। इट रिक्वायर्स लाइट, कौन सी, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तब ये प्रक्रिया होती है। कहाँ पे होती है ये, थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ है भाई ये थाइलाकॉइड्स, आपको ये पत्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होता है ग्राना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राना। यहाँ पे आपको पूरा थाइलाकॉइड का एक गट्ठा देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये थाइलाकॉइड का काम क्या है, इसका सिंपल सा काम क्या है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, वाटर के जो मॉलिक्यूल, जो रूट्स के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया गया था, उसको ब्रेक करना, उसको स्प्लिट कर देना, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। किस लिए, टू फॉर्म एटीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। साथ साथ आप इस चीज को रिकॉल भी करते रहे। ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो बॉडी सेल के अंदर एनर्जी बनाता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये केमिकल ही तो है, इन्हीं को हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। सो जो हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। पहली में क्या होती है, प्रकाश पर निर्भर होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें सूर्य के प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहाँ पे देखने को मिलती है, इन थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड्स मौजूद हैं वहां पे ये हमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल सा काम है, जो लाइट है, सनलाइट है, उसको कैप्चर करना, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देना, और फाइनली उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। केमिकल एनर्जी का मतलब है टू फॉर्म एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी मॉलिक्यूल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे वाटर को स्प्लिट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। फोटो मतलब सनलाइट, फोटो शब्द का ही मतलब यहाँ पे क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना इज फोटोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये केमिकल है जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यहाँ पे सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी बनाया जा रहा है। सेकंड जो है उसे हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसको डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो हमें कहां पे देखने को मिलता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपने अभी थाइलाकॉइड का पिक्चर देखा था, इसके चारों ओर का जो ये सराउंडिंग एरिया है, ये जो गैप वाला क्षेत्र आप देख रहे हो ना, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे होता है कौन मौजूद, स्ट्रोमा।
और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट, इसे डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और ये सिंपल सा काम क्या कर रहा है, आपका अभी क्या बना था भाई, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था, एटीपी बन रहा है। अब ये क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 इंटू ग्लूकोज। यानी जो एनर्जी बन गई है ना, अब उसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, किसमें, टू कन्वर्ट CO2 इंटू ग्लूकोज। क्या करेगा, एटीपी का इस्तेमाल करेगा CO2 से ग्लूकोज बनाने में। कौन, हमारा स्ट्रोमा। और ये प्रोसेस जो हो रही है वो क्या नाम से जाने जा रही है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आप डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर इसे कैल्विन साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये इमेज है जिसमें हम थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा के बारे में बात करते हैं। थाइलाकॉइड यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड है वहां पर यह अभिक्रिया देखने को मिलेगी, जिसमें ये सनलाइट को कैप्चर करेगा। सनलाइट को कैप्चर करके वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू फॉर्म ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरी हमारी क्या थी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, ओके। ये एक छोटा सा डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये पिक्चर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे ये प्लांट का सेक्शन है, ये अपर लीफ का सेक्शन है, जिसे ये मिड लीफ है, ये हमारा लीफ वाला, ये वीन वाला है। ठीक है, प्लांट में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ये स्किन है ना, एपिथेलिकल टिश्यू बोलते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ऐसे प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ऊपर जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर है वहां पे आपको एक वैक्सी सब्सटेंस, एक चिपचिपा सा पदार्थ देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। इसका दो इंपॉर्टेंट काम है, क्या भाई, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, और दूसरा फंगल डिजीज वगैरह, फंगल बैक्टीरिया से बचाने का भी कार्य करता है। कौन, ये हमारा क्यूटिकल। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की अभी हमने बात की थी, प्रकाश संश्लेषण की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आगे जो है हम बात करने वाले स्ट्रोमेटा की, क्योंकि यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसकी बात होने वाली है यहाँ पे, गैसों के आदान प्रदान की बात होने वाली है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब क्या है इसका, ये आपको स्ट्रोमेटा का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। स्ट्रोमेटा का पोर है, एक छिद्र है ना स्ट्रोमेटा का, ये हमारा ओपन पोर है, ये एक हमारा क्लोज्ड पोर है, किसका, स्ट्रोमेटा का। ठीक है, देखो जब ये पोर ओपन रहता है तो यहां पे दो काम हो रहे होते हैं। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होना। मतलब क्या है इस बात का, भाई प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला था, ग्लूकोज के साथ और कौन निकल रहा था, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को भी तो रिलीज कर रहे हैं, तो ये गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ लेना और कुछ ऑक्सीजन रिलीज करना। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, हमें स्ट्रोमेटा के थ्रू देखने को मिलता है। जब स्ट्रोमेटा का पोर ओपन रहता है तो यहाँ से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जो बाय प्रोडक्ट में बना था। अगर स्ट्रोमेटा का पोर क्लोज है, तब ये जो गैसों का एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहां पे हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। भाई हमें पता है जड़ें रहती है नीचे, वाटर एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे मौजूद है, यानी यहाँ पे एक हाई कंसंट्रेशन है। अब पानी ऊपर कैसे ट्रैवल करेगा, पानी तभी ट्रैवल कर सकता है जब कोई भी चीज एक तरफ हाई है और एक तरफ लो है। तो कोई भी चीज हाई से लो की ओर मूव करती है ना, नीचे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ऊपर लो कंसंट्रेशन बन जाए तो वाटर ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यहाँ पे यही हो रहा है, जब ये पोर ओपन रहता है ना, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो रहा था, वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है। वाटर वेपर की फॉर्म में अगर रिलीज होगा तो यहाँ पे एक लो कंसंट्रेशन, एक निम्न सांद्रता पैदा हो जाएगी, और जिसके कारण वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, यहीं पे मौजूद है हमारा क्लोरोफिल, जिनके कारण यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। अच्छा, पोर्स जो होते हैं ना वो बंद, ओपन क्लोज होते रहते हैं, पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्लोज्ड है।
बेसिकली क्या होता है, जब ऐसा समय आता है कि जहाँ पे वाटर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाता है ना, गर्मियों के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, तो पत्ते क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। जैसे ही वो पीछे की ओर दिशा में गति करने लगेंगे, स्ट्रोमेटा का पोर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इससे गैसों के एक्सचेंज पे तो असर पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा था, वाटर जो वेपर की फॉर्म में जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाटर अगर वेपर की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा तो वाटर लेवल जो है प्लांट में बना रहेगा, प्लांट ना डेड नहीं होगा जल्दी से, वो उस समय को आराम से काट पाएगा। क्लियर है। गार्ड शेल्स, ये जो बीन शेप राजमा जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है, गार्ड शेल्स हैं, जो स्ट्रोमेटा के पोर को क्या है, ओपन क्लोज करने में मदद कर रहे हैं। जो अभी मैंने बात की ना कि वाटर के मॉलिक्यूल बैकवर्ड मूव करेंगे तो पोर बंद हो जाएगा, तो इसको कंट्रोल करने वाले कौन है, गार्ड शेल्स, जिन्हें रक्षी कोशिका भी बोलते हैं। यही स्ट्रोमेटा के पोर को कंट्रोल करते हैं कि कब बंद करना है और कब खोलना है। ठीक है, ओके। आगे क्या है हमारा, तो यहां तक था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बात की कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, है ना, कि भाई पहले रॉ मटेरियल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमने समझा। फिर हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ा कि भाई फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है और सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं कि भाई जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। स्टोमेटा है, जहाँ स्टोमेटा का जब पोर ओपन होता है तो वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें हमने गार्ड शेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने बात करी ऑटोट्रॉफिक की, स्वपोषी। नेक्स्ट है हमारा क्या, हेटेरोट्रॉफिक, जिसे हम बोलते हैं विषम पोषी, है ना, जो खुद से अपना खाना नहीं बना रहे, ये दूसरों पर निर्भर है अपने फूड के लिए। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक जो स्वपोषी जीव हैं उन पर निर्भर होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इस पूरे हेटेरोट्रॉपिक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। भाई क्या क्या है ये। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जिसमें आप अपने फूड को इनगल्फ कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हो और उसको ब्रेक करके उसे एनर्जी बनाने में मदद कर रहे हो, मतलब उससे आप एनर्जी बना रहे हो। जैसे आपने खाना खाया, है ना, चबाया, और चबाया, फिर उसका ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ और आपके शरीर में एनर्जी बन गई, तो ये प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण का। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक आया है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म से, बेसिकली डेड एंड डिकेइंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से, डेड और डिकेइंग फूड पार्टिकल से अपना भोजन ले रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए। जैसे सबसे शुरुआत में हमने बात की थी डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या है, जो कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ पौधा है डेड हो गया है, तो वो खत्म हो गया है ना, तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे जो उसे पूरी तरह से डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देंगे, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक, खाना लेगा मजे लेने वाला। मजे लेने वाला मतलब क्या है, ये कौन है, ये है जोंक, है ना। जोंक क्या होता है, आपने शरीर पे रखा, है ना, मस्त खून पिएगा पेट भर के, जब थैली भर जाएगी उसकी तो छोड़ देगा, है ना। कुछ कुछ ढीठ भी होते हैं, छोड़ते भी नहीं है। तो ये क्या है, पैरासाइटिक, परजीवी, दूसरे जीवों से अपना भोजन ले रहा है लेकिन मार नहीं रहा है उसको। ये है हमारा क्या, आपका सबसे पहला वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन। गाय है ना, घास चबा रही है, चबाएगी, फिर इसको शरीर के अंदर रखेगी, उसका ब्रेक डाउन होगा, तब उसका एनर्जी बनेगा। हम भी यही करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपको मार नहीं रहा है ना, खत्म नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके ऊपर से रह के क्या कर रहा है, खाना ले रहा है, जब अपना काम हो गया फिर आपको छोड़ देगा और चला जाएगा। तो ये है हमारा क्या, पैरासाइटिक, जिसे हम परजीवी बोलते हैं। पर मतलब दूसरे जीवों से अपना पोषण ले रहा है डायरेक्टली। ठीक है, और ये क्या है, आपको दिख रहा है, ये ब्रेड है, इस पे फंगस लग गई है, फफूंद लग गई है, तो ये डिकम्पोजर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस सड़े हुए ब्रेड से अपना पोषण ले रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, विषम पोषी की हम बात करते हैं, तो उसको भी हम इन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे, और इसमें हमारा इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला टॉपिक है ये, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। काफ़ी अच्छे से इसको हमें समझना है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जिसमें हमने पूरा न्यूट्रिशन को हमारा जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं भाई, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं भाई। एक इतना बढ़िया शुरुआत में डायग्राम थे, पिज़्ज़ा वगैरह सब लगे हुए थे, मज़ा आ रहा था देख के, बस खाने को नहीं मिल रहा। आपने पिज़्ज़ा लिया, बाइट खाया, चबाया, ढंग से चबाना चाहिए खाने को, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं। आपने खाने को चबाया, फिर शरीर के अंदर गया, कहाँ जाएगा पहले वो, स्टमक में। कहाँ जाएगा पहले वो, स्टमक में, आपके पेट में, आपके अमाशय में। देन फिर हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और फिर जो भी होना होता है पचने वाला बच गया, उसके बाद फिर वो एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहाँ कहाँ जा रहा है, बट वहां पे हो क्या रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, आपका आहार पूरा सिस्टम है, आहार तंत्र में हम देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा टंग है, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनएस है जहाँ से रिलीज हो रहा है, अपेंडिक्स है, लिवर है, बाइल डक्ट है, सबके बारे में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, सॉरी 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंजेशन, अंतःग्रहण। इंजेशन, अंदर के अंदर, शरीर के अंदर जो आप फूड को डायरेक्ट ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, इनटेक ऑफ माउथ। कहाँ से, मुंह से ही तो खाना खा रहे हो, तो ये क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस इंजेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, डाइजेशन, भाई खाना लिया। अब फूड जो है ना भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये पिज्जा बर्गर कुछ भी चीज़ है ना, ये सब आसपास जो देख रहे हो, रोटी वोटी जो भी है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स फूड। शरीर को इसके बारे में नहीं पता, मैंने शुरुआत में ही बताया ना, छोटे छोटे चीज़ जानता है, गरीब आदमी है। फैट क्या होता है भाई, वो दे दो, प्रोटीन दे दो, जहाँ से देना है, जैसे देना है दे दो, वो इन्हीं को ही समझ सकता है। अब आप जो इतना कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी मुंह फाड़ के बाइट ले रहे हो, पहले ये बॉडी में जाएगा कैसे, तो इसको सबसे पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा ना। तो ये इंजेक्शन हो रहा है कहाँ पे, माउथ में। उसके बाद क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में, सब पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, जब पूरी तरह से टूट जाएगा, इसको अपने छोटे छोटे भाई मिल जाएंगे, फैट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, मिनरल्स वगैरह मिल गया। ठीक है, हाँ, अब इनको वो एब्जॉर्ब करेगा और पूरे शरीर में भेजने का कार्य करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होगा और एस्यूमिलेशन, न्यूट्रिशन यूज्ड बाय सेल बॉडी टिश्यू, मतलब शरीर के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स में, टिश्यूज में उसको भेज देना। और फाइनली जब ये सारा काम हो गया, अब जो बच गया है वो एक वेस्ट है, अब उसका शरीर में कुछ नहीं हो सकता, तो वो इजेशन यानी कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये 5 भागों में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन को बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है इंजेशन, यानी कि माउथ के द्वारा ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जिसे हम अंतःग्रहण बोल रहे हैं, जिसमें हम डायरेक्ट फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या है इंजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। दो चीजें, मैकेनिकल मतलब क्या है भाई, आप खाना खा रहे हो, आप चबा रहे हो ना, खाना को ढंग से च्यू कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो। ये जो पूरी तुम्हारे 32 दांत हैं, जिसमें हमें इंसीजर्स हैं, हमारे मोलर्स हैं, हमारे प्री मोलर्स हैं, हमारे कैनाइंस हैं, हम फाड़ा, फिर पीछे ले जाके हम इन्हें ढंग से पीसेंगे, चबाएंगे, छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन साथ में वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या है, हम सुनते हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है क्या, अभी अच्छे अच्छे पिक्चर जब देखी थी शुरुआत में तो मुंह में पानी आ रहा था हमें देख के। वो पानी क्या है, वो हमारे केमिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। कैसे भाई, सबसे पहला क्या है, इंजेक्शन में आप खाना खाते हो, आपने खाना बाइट लिया, आप क्या करोगे, फूड को ग्राइंड करोगे, पहले फाड़ा, काटा, फिर आप पीस रहे हो, उसे ढंग से ग्राइंड कर रहे हो, किसकी, अपने दांतों की मदद से। इसी समय पर क्या हो रहा होता है, जो हमारी जीभ है, जो हमारा टंग है, वो हमारे फूड को सलाइवा की एक लेप चढ़ा रहा होता है, एक लेयर बना रहा होता है, आपके फूड में सलाइवा की एक लेयर चढ़ा रहा होता है, यानी टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। आपका जीभ जो है आपके खाने में सलाइवा की एक परत चढ़ा रहा है। अब ये जो सलाइवा, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लार, कहां से आ रहा है, सेलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। एक हमारी ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं लाला ग्रंथि। ये सेलिवरी ग्लैंड जो है ये किसको सेक्रीट करता है, सलाइवा को। अब सलाइवा में क्या है, सलाइवा में मौजूद है सेलिवरी अमाइलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपने खाना खाया, दांतों ने ग्राइंड किया, मिक्स किया, चबाया, उसी समय पे
टंग ने क्या करा, पूरे खाने में सलाइवा की एक लेयर चढ़ा दी, लार की एक परत सी चढ़ा दी। सलाइवा बन कहाँ से रहा है, सेलिवरी ग्लैंड से, लाला ग्रंथि से। क्या है सलाइवा के अंदर, सेलिवरी अमाइलेज है। क्या कर रहा है ये करता है, आपके खाने में मौजूद होता है स्टार्च, शर्करा, है ना, जो स्टार्च ही जिसे हम बोलते हैं, मड बोलते हैं सॉरी हिंदी में। इसका काम क्या होता है, सिंपल शुगर, सरल शर्करा में ब्रेक करने का कार्य करता है कौन, आपका सेलिवरी अमाइलेज। और इसी सिंपल शुगर को किस नाम से जानते हैं, मोल्टोज। एक्चुअली क्या है, जो आपका फूड है मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स है, तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें स्टार्च है, मड है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपकी बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी बहुत तोड़ाई होगी इनकी, ध्यान रखना। अभी सलाइवा ने आपके खाने में जो स्टार्च मौजूद का, इसको तोड़ा, इसका ब्रेक डाउन करा, उसको सिंपल शुगर सरल अच्छा शुगर चीनी नहीं है ये, सिंपल शुगर सरल शर्करा में ब्रेक करा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोल्टोज। क्लियर है, यहां तक यहाँ पे होता है। और जब ये ब्रेक डाउन हो गया, अब जो खाना बच गया है, खाना जो गोल गोल सा बन जाता है, ठीक है, अब वो जो खाना अंदर जाने वाला है उसको बोलते हैं हम क्या, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। अब जो ये फूड आप इनगल्फ करके ये और अंदर जाने वाला है ना, जब खाना पूरा हो जाता है ना, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं खाना डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो गोल सा कुछ बन जाता है, दैट इज योर बोलस। ठीक है, तो चबाया, टंग ने सलाइवा की लेयर चढ़ाई, सलाइवा सेलिवरी ग्लैंड से निकल रहा है, इसमें मौजूद है सेलिवरी अमाइलेज, जो आपके खाने में मौजूद स्टार्च को किस में ब्रेक कर देगा, सिंपल शुगर सरल शर्करा में ब्रेक कर देगा, विच इज नोन एज मोल्टोज। और ये किस में फॉर्म हो जाएगा, बोलस में। ठीक है, अब ये खाना और आगे जाएगा। अब हमारा मौजूद होता है फारियंक्स एंड ईसोफेगस। भाई ये है हमारी आहार नली, पाइप, शायद शुरुआत में जो डायग्राम देखा था। ठीक है, ये जो हमारी फूड पाइप है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस, आहार नली। ठीक है, ये क्या करेगा, सोलो, है ना, खाने को सोलो करना है। अब जब खाना है ना, तो आपने कुछ अंदर लिया, तो आप देखते हो ना, ऐसे खाना टप्पा खा के नहीं जा रहा, है ना, एक मूवमेंट के साथ, है ना, एक मूवमेंट, एक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वाली जो है वो हमें मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचक गति, जिसके द्वारा इस गतिविधि के द्वारा हमारा भोजन हमारे आगे स्टमक तक जाने वाला है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना जब आप किसी भी चीज को स्वॉलो करते हो, आप गिल रहे हो शरीर के अंदर, जब वो जा रहा है तो आप देख रहे हो ना, एक मूवमेंट हो रही है, खाना डायरेक्ट नहीं जा रहा। तो इस मूवमेंट को, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी क्रमाकुंचक विधि, टू पुश फूड टू द स्टमक। ठीक है, अब हमारा खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में, हमारे अमाशय में। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला स्टेज था, दूसरा स्टेज था, तीसरा पार्ट आ गया हमारा कहाँ, स्टमक का, अमाशय का। भाई अब स्टमक में क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होने वाला है स्टमक का। चर्न्स द फूड, चर्न्स मतलब अगर आपने सबसे शुरुआत में देखो डायग्राम देखा था, ये आपके स्टमक का डायग्राम है। क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जे सा बन रहा हो, देखो, है ना, ऑब्वियसली मैं जे ही बना रहा हूँ, बट हाँ, जो ये है खाना ऐसे जे 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 शेप का है ना। तो जैसे ही खाना जाता है ना, आप इसको ऐसे समझो कि एक थैली है ना, थैली है, आधा पानी है उसमें, तो ऐसे हिलाओ, है ना, फिर छोड़ो, तो क्या होगा, अभी पानी ऐसे मूव करने लगेगा। तो हमारा स्टमक का भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही है। चर्न्स द फूड, यानी फूड को क्या कर रहा है, पूरा मिक्स कर रहा है, किसमें, मिक्सेस इट विद गैस्ट्रिक जूस, जो हमारी जठर रस है ना, उससे मिला रहा है, किसको, हमारे फूड को। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या है, जठर रस क्या है, भाई गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें मौजूद होता है क्या साथ में, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है भाई, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो आप खाना खा रहे हो उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको भी डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, प्रोटीन को भी उसके छोटे भाइयों में और तोड़ा जाता है, दैट इज योर अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन का स्टेज है पहला, वो होता है कहाँ पे, स्टमक में। तो जैसे ही आपका खाना स्टमक में आया, चर्न्स उसका पूरा मिक्स किया जाएगा गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, एक आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेप्सिन। लेकिन ये बड़ा ढीठ आदमी है पेप्सिन, ये कहता है भाई मैं काम अपना तभी करूंगा, मतलब प्रोटीन तोड़ने वाला काम तभी करूंगा, कब, जब मीडियम मेरे जैसा होगा, जैसा मुझे माहौल चाहिए, अगर वैसा नहीं मिला तब भैया मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसका माहौल कैसा चाहिए उसे, एसिडिक, उसको अम्लीय माध्यम चाहिए फूड के ब्रेकडाउन करने के लिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन देगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है,
तो पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपके फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन उसको एक एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम चाहिए अपना कार्य करने के लिए। वो कहाँ से मिल रहा है? HCl से। भाई अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भैया एक बूंद पड़ जाए तो एकदम चमड़ी उमड़ी सब गला के रख दे, और वो एसिड बॉडी में जा रहा है, बॉडी में है, खाने डाइजेस्ट करने के लिए फॉर्म हो रहा है, तो सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो उसके भी तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। सो HCl क्या कर रहा है? एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? ये हमारे जर्म्स को किल करने का काम कर रहा है। आपके फूड में अगर जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उसको साथ में मारने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो आपका HCl है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे भी तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, वरना स्टमक पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए स्टमक क्या करता है? एक म्यूकस की लेयर करता है ताकि अपने आप को HCl से बचा सके। HCl हमेशा नहीं बनता। जब आप खाना खा रहे हो, आप खाना आपके स्टमक में आया है, अब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो तब HCl फॉर्म होगा, पेप्सिन बनेगा। पेप्सिन का काम करने के लिए HCl चाहिए, और HCl के बनने से पहले स्टमक में एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी जो हमें HCl से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये स्टमक का प्रोसेस है। स्टमक में आया, चर्निंग ऑफ फूड मिक्स होगा किससे? गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस में क्या मौजूद है? HCl और पेप्सिन। पेप्सिन विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, लेकिन वो अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएगा अच्छे से जब उसका माध्यम कैसा होगा? एसिडिक यानी अम्लीय, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस कार्य को कर रहा है। अब HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, हालांकि वो मीडियम भी क्रिएट कर रहा है, साथ में जर्म्स को भी किल कर रहा है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे भी तो अब बचाना है स्टमक को, तो स्टमक क्या करेगा? उसके लिए एक म्यूकस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लेष्मा की परत बना देता है। उससे क्या होता है? हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्ट रहता है। अब ये क्या करता है? टर्न द फूड इनटू चाइम। अब फाइनली सारा जब ये प्रोसेस हो गया तो अब जो हमारा है फूड जो है वो किसमें हो गया? चाइम में टर्न हो चुका है, और ये अब जाने को तैयार है कहाँ? हमारे चौथे हिस्से में, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत, क्षुद्धांत्र भी हम बोलते हैं। क्या करता है भाई? इट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है वो यहीं पे होने वाला है, और यहाँ पे डाइजेशन के साथ में एब्जॉर्प्शन यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का भी काम होने वाला है। कैसे? देखो कुछ बातें हम समझ लेते हैं। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? थोड़ी सी स्पेस है क्या यहाँ पे? हाँ, हमने पढ़ा है कि भैया कुछ शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, सर्वाहारी, जैसे तुम मांस मछली सब पेल के खा रहे हो, ठीक है? और कुछ होते हैं हार्वीवोरस, ठीक है? 3 तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है? जो हमारे हार्वीवोरस है, जैसे गाय भैंस वगैरह हैं, वो क्या खा रहे हैं? घास वगैरह खाते हैं। एक्चुअली ये जो घास वगैरह, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि प्लांट्स हैव अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज नोन एज सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज इतना जटिल पदार्थ है ना, उसका ब्रेक डाउन ही नहीं हो सकता आसानी से। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ना लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो काफ़ी लेंथ में बड़ा होता है, क्योंकि उसका डाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए इनकी जो आंत है वो क्या होती है? बहुत लंबी होती है। जो मांसाहारी है, कार्निवोरस हैं, वो प्योरली मांस खा रहे हैं। मांस खा रहे हैं यानी मांस क्या है? एक कार्बनिक सब्सटेंस है ना? इसको डिकम्पोज, इसको सॉरी ब्रेक डाउन होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इनकी जो आंतें होंगी, जो छोटी आंत होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। बट जो ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, वो बीच वाले हैं, वो दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी आंत ऑब्वियसली मांस खाने वालों से तो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट जो हमारे हार्वीवोरस है उनसे थोड़ी सी छोटी होगी, तो उनके बीच में लाई करता है ओमनीवोरस। तो जो मांस खाने वाले हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होगी, मैं छोटी आंत की बात कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो हार्वीवोरस है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? छोटी होगी। हार्वीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, क्योंकि ये शाकाहारी हैं, घास वगैरह खाते हैं। जो कार्निवोरस है यानी जो मांस खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन क्या होगी? छोटी होगी। ये ऑर्गेनिक मांस को ही तो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि कार्बनिक सब्सटेंस है। ओमनीवोरस क्या करते हैं? दोनों तरह की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। हम एनिमल प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट हैं और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बीच में लाई करता है, मिड में होता है ना। अराउंड 7 to 7.5 मीटर तक जो है वो हमारी आंतें जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? सबसे पहला डाइजेशन होने वाला है। कैसे?
सबसे पहला इट रिसीव्स एंजाइम्स फ्रॉम, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा इसको एंजाइम्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ से? पहला लिवर क्या देता है इसको? बाइल जूस देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्त रस। आपने देखा था अभी डायग्राम यहाँ पे लिवर का, ठीक है। लिवर क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जिसका सिंपल सा काम क्या है? सबसे पहला इट कन्वर्ट द एसिडिक फूड। भाई स्टमक में जब था तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया था, उसने फूड को एसिडिक कर दिया होगा, तो उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाती है, या कोशिश क्या करी जाती है, ठीक है। लीवर क्या करता है? इसमें बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जो आपके खाना जो एसिडिक हो चुका है उसको अल्कलाइन यानी क्षारकीय नेचर में कन्वर्ट कर देता है। एंड ऑल्सो व्हाट ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। ऐसे समझो जो आपका फैट होता है ना, वो ऐसे फुटबॉल जैसे साइज का है, मतलब मान लो, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है बट हाँ उसका साइज क्या है? इतना बड़ा है। तो यही बाइल जूस क्या करेगा, जो फैट इतने बड़े बड़े साइज का है उसे वो टेनिस वाली बॉल नहीं आती, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। तो इसका दो काम है, पहला जो आपका फूड एसिडिक हो चुका है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है ये, आपका जो फैट है जो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। कौन? तुम्हारा बाइल जूस, पित्त रस, जिसको लिवर भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दो दो नंबर में भी, कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो क्या है इमल्सिफिकेशन? इट इज द process by which large globule of fat is broken down to small globules of fat, and this process is known as emulsification of fat। और ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है? बाइल जूस के द्वारा, जिसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिवर, यकृत। किसको बना रहा है? पित्तरस को। सो द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बना कौन रहा है बाइल को? लिवर। बाइल फ्लोज फ्रॉम द लिवर इनटू द गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में गॉल ब्लैडर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। बनाने का काम है लिवर का, बाइल को, पित्तरस को बनाने का काम किसका है? लिवर का। लेकिन ये जाके कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इसको क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है, इसको इकट्ठा कर रहा है, एंड कंसंट्रेशन, इकट्ठा करके रखता है। व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीजेस बाइल इनटू द डक्ट। वो जो ग्रंथि है, डक्ट है, बाइल डक्ट है, उसमें क्या करता है? उसको रिलीज कर देता है। लिवर ने बनाया बाइल, बाइल फ्लो करके कहाँ आ गया? गॉल ब्लैडर में अब मौजूद है। अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा बाइल डक्ट का, सॉरी गॉल ब्लैडर का, और वो किस में चला जाएगा? बाइल डक्ट में चला जाएगा। कौन? आपका बाइल, ठीक है। द बाइल ट्रेवल थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट। अब जो बाइल है वो ट्रैवल करके जाएगा बाइल डक्ट में और एंड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, और तब वहां पे फैट का ब्रेकडाउन करा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स आ रहे हैं, लिवर बना रहा है बाइल जूस को, बाइल जूस लिवर से बन के कहाँ पे जाके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण बाइल जो है वो बाइल डक्ट में आता है, और फिर वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको, फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। बाइल जूस क्या काम कर रहा है? दो काम कर रहा है। पहला, जो आपका खाना एसिडिक हो चुका है उसको अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा आपका फैट जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में है, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटी छोटी गोलिकाओं में ब्रेक करने का काम कर रहा है। कौन? हमारा फैट यानी कि वसा। ओके, नाउ पैनक्रियाज क्या कर रहा है? हमारा अग्न्याशय। ठीक, आपने नीचे में यहाँ पे पैनक्रियाज भी हमने देखा था, है ना। ये रहा हमारा, कहाँ गया? इधर ही हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। ये यहीं पे ही हमारा पैनक्रियाज मौजूद होता है, शायद इस डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहीं हमारा पैनक्रियाज मौजूद होता है, अग्न्याशय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या कर रहा है यहाँ पे? इट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस। अग्न्यशायिक रस को उत्पन्न करता है। कौन? हमारा पैनक्रिया। क्या कर रहा है? विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो फाइनली हमारे फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। कौन से? 3 एंजाइम हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 हमारे कंप्लीट फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इनके द्वारा
फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट यानी उनका पाचन हो जाएगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस सॉरी, जो इंटेस्टाइन की हमारी ग्लैंड है, ग्रंथियां, वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करेंगी। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे जो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। और ये सब मिलके पूरी तरह से हमारे फूड का क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। फूड हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। कैसे? आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एमाइलेज जो है उसने किस में ब्रेक कर दिया था, ग्लूकोज में, उसका फाइनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। सबसे पहला सलाइवरी अमाइलेज वहां पे आया था, वहां पे स्टार्च को ब्रेक कर दिया था सिंपल शुगर में। और ये जो अमाइलेज जो यहाँ पैनक्रियास में अभी हमने देखा था, वो इस कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन पहले स्टेज में भी होता है, वहां पर भी तो सैलिवरी अमाइलेज था, यही एंजाइम तो था। और यहां पर भी कौन है, अमाइलेज है, वही इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक कर रहा है, ग्लूकोज में। कहां पर? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। दूसरा हमारा फूड टाइप क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या देखने को मिलता है, दो एंजाइम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। भाई पेप्सिन कहां से आया, याद करो, अभी स्टमक पढ़ा था। स्टमक में एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम था पेप्सिन, जो बड़ा ढीठ बालक था, वो तब काम करता है जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। दूसरा बालक है हमारा ट्रिप्सिन। अच्छा, ये एक ऐसा बालक है, इससे थोड़े के अलग रख रहे हैं, इसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए अपने प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, इसलिए वहां पे बाइल जूस क्या कर रहा था, उसको अल्कलाइन नेचर में भी कन्वर्ट कर रहा था। तो ये प्रोसेस छोटी आंत में हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक किया जा रहा है। जो हमारा फैट है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स था, वो छोटी छोटी गोलिकाओं में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में आ चुका है बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये छोटी ग्लोब्यूल्स को लाइपेज किस में ब्रेक कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। अब हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, अब ये रेडी है एब्जॉर्ब्ड होने के लिए, और बॉडी में इनका एसिमिलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ये रेडी है। ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पे इसको मैंने माइंड मैप के थ्रू भी दिखाया हुआ है कि भाई इंजेक्शन है, कहाँ पे हो रहा है, माउथ में। माउथ में क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड, फिर आपने खाने को चबाया दांतों के द्वारा, अब हमारा फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है। ये तीन प्रोसेस है। डाइजेशन में क्या हो रहा है, पहले आपने दांतों के द्वारा ढंग से चबाया, है ना, चुइंग ऑफ फूड। फिर टंग क्या कर रहा है, फूड को मिक्स कर रहा है सलाइवा से। सलाइवा कहाँ से मिल रहा है, सेलिवरी ग्लैंड में। इसमें सेलिवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, सलाइवा को सिक्रीट कर रहा है। इसमें एक एंजाइम है दैट इज नोन एज सेलिवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को सिंपल शुगर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्टोज, सिंपल शुगर को माल्टोज बोल रहे हैं, उसमें ब्रेक किया जा रहा है। फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस हैं, ये तीनों, इनको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो सिक्रीशन एंजाइम्स आ रहे हैं, एक तो लीवर से आ रहा है और पैनक्रियाज से आ रहा है, इंटेस्टाइनल एंजाइम से। अब इंपॉर्टेंट है हमारा कौन, विली, हिंदी में बोलते हैं इसे दीर्घ रोम। भाई क्या है विली, फूड का डाइजेशन हो गया। अब ये सारा काम एक छोटी सी जगह पे हुआ है ना, बट एनर्जी तो शरीर के हर एक हिस्से को चाहिए। ये जो प्रोटीन टूटा है, ये जो ग्लूकोज बना है, ये जो फैटी एसिड बना है, ये तो शरीर के हर एक हिस्से में चाहिए ना। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो लोअर मोस्ट एरिया है, वहां पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। ऐसे जैसे उंगली जैसी होती है ना, बाल पतले पतले नहीं होते, वैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम बोलते हैं विलाई यानी दीर्घ रोम। यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, रक्त की वाहिकाएं। ये ब्लड वेसल्स का एक सिंपल सा काम है, क्या, इन एब्जॉर्ब्ड फूड, इन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना और शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा देने का काम करते हैं। कौन, हमारे ये विली भैया। ठीक है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड का डाइजेशन हुआ है, उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे और शरीर के अन्य टिश्यूज में, ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू क्या कर देंगे, पहुंचाने का काम करेंगे हमारे विली वाले भैया। ठीक है। अब यहाँ पे फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है, यहाँ तक हमारा फूड का डाइजेशन हो चुका है। अब जो भी बच गया है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब वो रिलीज होगा, तो वो अब जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। नाम लार्ज है बट है छोटा ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से कुछ लेयर बाय लेयर बना रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक मोटी सी लेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये लेंथ में बड़ा नहीं है। तो जितना भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ पर पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, जिसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। इसकी जो वॉल है वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। एनस के थ्रू जो है वो हमारी जो है वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है। वेस्ट यानी अनडाइजेस्टेड
फूड पार्टिकल, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन अलग है, जो हमने वो 4 प्रोसेस देखे थे उसमें लास्ट वाला प्रोसेस एक्सक्रीशन है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, इजेशन। देखो ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जब आप डायग्राम देखते हो तो ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, देखो हमारा जब अनडाइजेस्टेड फूड जाता है तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती है। तो जैसे ही वो इस वाले रीजन में आएगा, वहाँ पे पहले फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड आया उसमें जो भी वाटर मिनरल्स वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब वो इस डिसेंडिंग कोलोन वाले रीजन में आता है तो यहाँ पे वो सेमी सॉलिड में जो वेस्ट मटेरियल है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, फिर वो यहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है, और एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से वेस्ट मटेरियल हमारा रिलीज हो जाता है। रेक्टम वो रीजन है जहाँ पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर्ड है, और एनएस के थ्रू वो हमारा रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे जब वो आएगा आपका असेंडिंग कोलोन, अच्छा यहाँ पे आपको लास्ट में अपेंडिक्स भी दिख रहा है। अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे आपके ये होते हैं पिन्ना बोलते हैं ना, यहाँ पे छेद करवा रहे हो है ना आराम से, इसके होने या ना होने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, है ना, यू गेट योर ईयर्स पियर्स्ड, राइट। तो इसके होने या ना होने से नहीं कर रहे, हालांकि लड़कियां हैं जो झुमके वगैरह पहन रही हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट, बट हाँ ये एक ऐसा ऑर्गन है, इसमें कुछ कर रहे हैं, है ना, आप इस पर छेद करा रहे हो, दर्द होता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये कट जाए तो इससे आपको सुनाई नहीं देगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, यानी जिनके होने या ना होने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अभी लास्ट में भी हम एक ऐसे जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे वहाँ पर भी एक ऐसा हमारा टिश्यू या एक ऑर्गन का हिस्सा अंग है जो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, उसको जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे फटाफट, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स है ये भी हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो असेंडिंग कोलोन है, पहले यहाँ पे आएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया वो हमारा क्या है, वाटर और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोन है, यहाँ पे जब फूड जाएगा तो इस वाले रीजन में जाके वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा और एनएस से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या ओवरऑल न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, नो डाउट। आप दोबारा इस पीडीएफ को जरूर देखें, होपफुली आपको ये पीडीएफ भी जरूर, होपफुली क्या, आपको ऑब्वियसली ये पीडीएफ भी जरूर मिलेगी। इसके लिए आपको एक व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अभी तक पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, मैं ज़रूर उसे आंसर करूँगा, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।